देश में बढ़ रहे ऑक्सीजन संकट पर केंद्र सरकार हरकत में आ गई है। एक तरफ अस्पतालों में 551 प्लांट्स लगाने की मंजूरी दी गई है। सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन प्लांट्स लगेंगे। जल्द से जल्द इसे लागू करने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके आदेश दिए हैं। इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया गया है। पीएम केयर्स फंड की से ये लगेंगे और ये सारे ऑक्सीजन प्लांट्स जिला स्तर पर लगाए जाएंगे। वहीं ऑक्सीजन के साथ ही ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों को ले जाने वाली शिप पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा, उन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। और पीएम मोदी ने ऑक्सीजन प्लांट्स जल्द से जल्द शुरू करने का आदेश दिया है। शिपमेंट को लेकर फैसला किया गया है कि ऑक्सीजन ला रहे शिपमेंट को जल्द अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के दो बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकारी अस्पतालों में 551 ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द से जल्द लगाने के निर्देश दिए गए हैं। रविंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अब रविंद्र, ये दो बड़े फैसले हैं और इनकी जरूरत भी थी। फिलहाल थोड़ा और डिटेल बताइए, क्या कुछ इनमें कहा गया है और कैसे निर्देश दिया गया है? देखिए सचिन, देश में 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं और जो आज फैसला हुआ है 551 डिस्ट्रिक्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी दी गई है। यानी पीएम केयर फंड से पैसा दिया जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में जो जिला हॉस्पिटल है उसमें ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए पैसा दिया जाएगा। और इसके बता दूं कि पिछले 6 महीना पहले इसी तरह से 162 जिलों के लिए 200 से ज्यादा करोड़ रुपए दिए गए थे। उसी में दिल्ली में 8 प्लांट लगाना था, जिसमें अभी तक 1 प्लांट लगा हुआ है। यूपी में भी लगाना था, वहां भी शायद अभी तक 1 या 2 ही प्लांट लगा है। जबकि असम सरकार ने अभी तक 8 प्लांट लगा चुके थे। 5 प्लांट को कहीं ना कहीं आगे की दिशा में बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि इस मौके का आपदा में अवसर के रूप में देखा जाए और इसको हम हर जिले में एक ऐसा व्यवस्था तैयार कर दे जो आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह कोई भी आपदा आती है तो उसमें जो जिला हॉस्पिटल है और जिला वो अपने आप में कम से कम स्वयंभू है, वो किसी के मोहताज न बने। और ज्यादा होने पर उनके पास पावर जनरेशन होगा तो वो निजी हॉस्पिटल को भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए, उस दिशा में एक बड़ा फैसला है। और सचिन, एक और है, कल आपसे जो बात हो रही थी, ये ऑक्सीजन प्लांट और कोविड वैक्सीन से रिलेटेड जो 16 आइटम है उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी को वेव किया गया है। और आज जो फैसला हुआ है कि जितने पोर्ट है वहां पर ऑक्सीजन रिलेटेड चाहे इससे संबंधित जो भी वस्तुएं आ रही उस शिप को प्राथमिकता दी जाए, उसको उतारने में, उसको डॉकयार्ड में जगह देने में और उसको क्लियरेंस जल्दी से जल्दी मिले, इस दिशा में भी एक बड़ा फैसला हुआ है। तो कहीं ना कहीं देश में जो एक यानी कि अपनी तरफ से प्रधानमंत्री कमांड है, पूरी कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द चीजों को सुनिश्चित किया जाए और ठीक तरह से ग्राउंड पर उसका असर भी दिखे। वहीं हालात क्योंकि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि केसेस कम नहीं हो रहे हैं। तीसरा दिन के बाद चौथा लगातार ये दिन रहा कि 3 लाख से ऊपर केसेस आए, 3.5 लाख के करीब केसेस आए और उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। ऑक्सीजन संकट कम करने के लिए दिल्ली सरकार दूसरे राज्यों की मदद ले रही है। हर राज्य को लिखा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि हो सके तो दिल्ली की तुरंत मदद की जाए। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, बहुत ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है और उसी के मद्देनज़र पिछले हफ्ते हम लोगों ने 6 दिन का लॉकडाउन लगाया था, जो कि कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन
अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। लेकिन ये पूरी अलॉटमेंट भी अभी दिल्ली में नहीं आ रही है, इसका भी काफ़ी कम, एक तरह से कल 330-335 तक ही दिल्ली पहुंची है। तो 700 टन की ज़रूरत है इतने कोरोना की महामारी में, उसके मुकाबले में 330-335 ही पहुंच रही है। ये दिल्ली जो ऑक्सीजन की कमी है, दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, जगह जगह से जो ऑक्सीजन आनी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है जो ऑक्सीजन की कमी जगह जगह अस्पतालों में महसूस हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी अस्पतालों में बेड की कमी दूर करने के लिए भारतीय रेलवे आगे आई है। 20 आइसोलेशन बेड तैयार किए गए हैं, 20 आइसोलेशन कोरोना कोचेस तैयार किए गए हैं। भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे ने ये कोच बनाए हैं। 300 बेड के आइसोलेशन कोच को तैयार किया गया है। रेलवे ने 20 स्लीपर कोच को आइसोलेशन कोच में बदल दिया है। हर कोच में 16 कोविड के हल्के लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेट किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के इस दौर में अक्सर लोगों को पल्स रेट और ऑक्सीजन में गिरावट की शिकायत हो रही है। इसलिए हमेशा डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स हैं, अगर आपको कोरोना पीड़ित है, अगर आपको कोरोना हुआ है, तो लगातार अपनी पल्स चेक करते रहिए, लगातार अपना सैचुरेशन पॉइंट चेक करते रहिए, लगातार पल्स ऑक्सीमीटर से आप चेक करते रहिए। पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करके ही आप ऑक्सीजन लेवल का सही तरीके से पता लगा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है आप ऑक्सीमीटर के इस्तेमाल से पहले नाखूनों को साफ कर लें, ये बहुत जरूरी है। अगर नेल पॉलिश लगी है तो उसे आप हटा दें। हाथों को रगड़कर पहले आप गर्म कर लें। जांच से पहले 5 मिनट तक आराम करें। हाथों को छाती पर रखें, हाथ स्थिर होने चाहिए। फिर ऑक्सीमीटर को ऑन कीजिए, रीडिंग स्थिर होने तक उसको जांच कीजिए। 5 सेकंड तक स्थिर रहने पर ही रीडिंग लें। हर रीडिंग को सावधानी से दर्ज किया जाए। तबीयत खराब हो तो फौरन जांच की जाए। ऑक्सीजन लेवल 92% से कम हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क किया जाए। देशभर में कोरोना का कहर जारी है। लोग परेशान हैं, अस्पताल में बेड नहीं है, किसी को ऑक्सीजन की कमी है तो किसी को दवाई की कमी है। ऐसे में दवाइयों की कालाबाजारी भी हो रही है। आपको देश भर के हालात दिखाते हैं, किस तरीके से राजधानी लखनऊ का हाल दिखाते हैं, जहां के शेखर अस्पताल के बाहर मरीजों के परिवार वाले परेशान हैं। पिता की मौत 17 अप्रैल को हुई। 14 तरह की जांच की लेकिन कोई रिपोर्ट अस्पताल ने दिखाई नहीं। जी न्यूज की टीम को देखकर शेखर अस्पताल के मैनेजमेंट के लोग बाहर आए और फिर परिवार को सभी रिपोर्ट्स देने का वायदा कर रहे हैं। विशाल की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में इस वक्त हम शेखर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर कई जो लोग हैं जिनके परिवार वाले यहाँ पर भर्ती हैं, चाहे वो कोविड के मरीज हो या नॉन कोविड के, वो परिवार वाले क्या कह रहे हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट गोविंद मिश्रा है। गोविंद मिश्रा, क्या आप कहना चाह रहे हैं? भाई साहब, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, 16 तारीख को मैंने अपने पिताजी को यहाँ पे टाइफाइड की दिक्कत थी, उनको यहाँ मैंने एडमिट कराया क्योंकि उनकी सांस फूल रही थी। जब मैंने यहाँ लाके काफी प्रयास से उनको एडमिट कराया तो यहाँ पे ओपीडी में सिर्फ एक डॉक्टर बैठा हुआ था। वो डॉक्टर ना उनको देख रहा था ना कुछ कर रहा था, दूर से देख के उसने दवाइयाँ लिखी। दवाइयाँ लिखने के बाद उसने मुझसे कहा 15,000 रुपया जाके जमा कर दीजिए। मैंने आके यहाँ 15,000 रुपया जमा कराया। उसके 1 घंटे बाद इन्होंने ले जाके मुझे ऊपर कमरा दिया। कमरे में कोई फैसिलिटी नहीं थी, सिर्फ ऑक्सीजन लगा हुआ था, ना एसी चलती है उस कमरे की ना कुछ चलती है। उसके बाद मैं रात भर यहाँ परेशान रहा। मेरे पिताजी की रात भर सांस फूलती रही। मैं यहाँ रात भर आनंद शुक्ला डॉक्टर को बुलाता रहा, वो यहीं नीचे सोता रहा, उठ के एक बार ऊपर नहीं गया। सुबह 3 बजे के आसपास जब ऊपर वो खुशबू नाम की एक नर्स बैठती है, वो सिर्फ देखने उसने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन दिया जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। उसके बाद मैं लगातार यहाँ डॉक्टरों से कहता रहा इलाज कर दीजिए। चेस्ट वाले डॉक्टर को बुला दी, किसी को नहीं बुलाया। सिर्फ मुझसे यहाँ पे 57,000 रुपये जमा करा लिए, जिसका ये बिल मेरे हाथ में है, ये शेखर हॉस्पिटल का ही। और मैं जब उसके बाद 17 तारीख को मेरे पिताजी जब खत्म हो गए, इन्होंने इलाज नहीं किया उनका। उसके बाद मैं इनसे लगातार यहाँ रिपोर्टें मांग रहा हूँ। इन्होंने कहा सुबह 8 बजे रिपोर्ट आएगी। जब मैंने 16 को एडमिट कराया तो कहने लगे 17 को सुबह 8 बजे रिपोर्ट आपको मिलेगी। जब मैंने 8 बजे कहा तो मुझसे कहने लगे शाम को 4 बजे मिलेगी। करते करते 7:30-8 बजे मेरे पिताजी खत्म हो गए, मगर आज तक इन्होंने रिपोर्ट नहीं दी। कौन कौन सी जांचें कराई थी आप लोगों ने? जांच ये देखिए पूरी इसमें लिखा हुआ है, LFT, RFT, CBC, इंटेक्विलिन, फेब्रिटिन, ABG, CT-HR थॉरेक्स, HS, CRP, एक्सरे, ABG, VLTM, D डाइमर, LDH,
और ये RT-PCR कुल मिला 14 जांचें हमने कराई, एक भी रिपोर्ट हमको इन्होंने नहीं दी। RT-PCR की रिपोर्ट भी नहीं दी, कोई रिपोर्ट इन्होंने नहीं दी हमें। लोग हैं वो किस कदर परेशान हैं, लेकिन सरकार अपने आंकड़े बताती है, अस्पताल के अलग अलग लिस्ट जारी करती है, पर लोगों की जो समस्याएं हैं, RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट इनको अब तक नहीं मिली। इनके पिता की मौत भी हो चुकी है। इसके अलावा 14 टेस्ट इन्होंने करवाए, उसकी एक भी रिपोर्ट अस्पताल ने नहीं दी, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। ये यहाँ का एक हॉस्पिटल है, या हम जो यहाँ के कुछ लोग खड़े हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो किसी को बुलाएं, बताएं क्या ना। भैया कौन है यहाँ पर, हैं? कौन है यहाँ पर, किसी को बुलाएंगे? ये बता रहे हैं, इधर आइए भैया, अरे दिन तो हम आए, ये बता रहे हैं कि इनकी रिपोर्ट एक भी नहीं दी गई। इनको पहले सारी चीजें सुन लीजिए कंठस्थ, इनके पेशेंट की हालत सारी चीजें इनको बताई गई थी, रिपोर्ट नहीं सारी चीजें। अब ये पहले पूरी बात सुनिए। जी जी बताइए। इनको प्रॉब्लम क्या हुई, ये जाके नीचे गाली दे रहे हैं, स्टाफ को बदतमीजी से बात कर रहे हैं। अभी क्या है कि आप किससे मिले, क्या मिले, पहले प्रॉपर गाइड तो हो। आप किसी एडमिनिस्ट्रेटिव से मिले, किसी भी आपने पब्लिक से बात की, उसके बाद आप आके स्टाफ के बदतमीजी से बात कर रहे हैं। इनका क्या हुआ, इनको जांच रिपोर्टें क्यों नहीं मिल रही? इनकी जांच की क्या रिपोर्टें पेंडिंग है बताएंगे तब तो दिलाई जाएगी, जबरदस्ती थोड़ी करते हैं। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.